चलो स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ओपियोइड्स तक। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स की चर्चा करेंगे। जो कैनाबिनॉइड्स हैं, ये सेकंड कैटेगरी है हम लोग की, जो ड्रग अब्यूज में यूज होती है। अगर हम लोग ओपियोइड की बात करें और कैनाबिनॉइड की बात करें, तो ओपियोइड के कंपेरिजन में कैनाबिनॉइड ज़्यादा यूज होती है। क्यों? क्योंकि ये जिस प्लांट से मिलती है, उस प्लांट को उगाने के लिए इंडिया में किसी की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अगर ओपियम की बात करें, तो ओपियम के ठेके होते हैं। कॉफी का जो प्लांट लगाया जाता है, फ्लावरिंग होती है, जो अफीम निकालते हैं, तो उसके लिए बाकायदा जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है वो एक परमिशन देता है, क्योंकि जितनी भी ओपियम निकलेगी, मॉर्फिन निकलेगी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट को जमा होती है। कुछ उसमें से रत्ती भर भी इंसान अपने यूज के लिए या कहीं और बेचने के लिए नहीं रख सकता। तो जितना, सपोज करिए कोई गांव है, उसमें किसी किसान ने आवेदन दिया कि हमें अफीम उगानी है, तो उसमें मार्किंग कर जाएगी कितनी लैंड में अफीम होगी, वो इंच में भी नापी जाती है जमीन। फिर उसके अंदर जो पौधे लगे, उससे जो निकलता है उत्पाद, उसकी एक कैलकुलेशन होती है गवर्नमेंट के पास कि नॉर्मल ऐसी फसल होगी तो इसमें से इतना माल प्राप्त होगा, और उतना माल किसान को कैसे भी करके जमा करना है। उससे ज़्यादा हो गया, वो चोरी छुपे कहीं रख ले, वो अलग बात है, लेकिन ओपन मार्केट में उसको बेचना बिल्कुल गैर कानूनी है। अब यहाँ पे जो कैनेबिनॉइड है, ये मिलेगा कैनेबिस सैटाइवा से। ये ऐसा प्लांट है जो आपको गांव देहात में हर जगह खेत की मेड़ में उगा मिल जाएगा। आपके बहुत बार जो किचन गार्डन है उसमें उगाता है। तो इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जंगलों में पाया जाता है। और इसको लोग क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को भांग के रूप में यूज करेंगे, इसको हाथ में रगड़ देते हैं, उससे चरस बना लेते हैं, गांजा बना लेते हैं। तो इसीलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड स्रोत। कैनबिस सैटाइवा नामक पौधा खाद्य पदार्थ। तो होता क्या बच्चों, जो कैनिबिनॉइड्स हैं या कैनबिस सैटाइवा का प्लांट है, ये प्लांट जमीन के जितना ऊपर है उतना सारा का सारा यूजफुल है ह्यूमंस के लिए। इसके तने जब इसके ये बड़े बड़े हो जाते हैं पौधे, तो तने को पीट के उसमें से रेशा निकाल लेते हैं, उससे डलिया वगैरह बनती हैं, वो इसके वैसे यूज हो गए इकोनॉमिकल। बाकी उसकी पत्तियों से बनेगी भांग। इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, पुष्पक्रम होता है, मादा तथा जो नर पुष्पक्रम है, वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाने के काम में आएगा। गांजा, मारिजुआना, चरस, हशीश, जो कुछ बनता है वो सारा का सारा इससे बनेगा। इस पौधे के विभिन्न भाग अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाने के काम आते हैं। जैसे पत्तियों से
भांग बनती है। नॉर्मली उसको पीस लीजिए तो वही है आपकी भांग। मादा व नर उस क्रम से गांजा मारी जुआना आदि बनता है। इसी से चरस हसिस आदि बनते हैं। जो गांजा है उसको फॉरेन में मारिजुआना बोलते हैं, चरस को फॉरेन में हसिस बोलते हैं। तो अलग अलग टर्म टर्म यूज किया गया है, लेकिन ये एक्चुअली में सेम है। अब जो चरस बनानी है मैं आपको प्रक्रिया समझा देता हूँ, आपको कैपेबल बना दूँ। पत्तियों को हाथ पे रगड़ लेंगे, जैसे नहीं किसी भी चीज को ऐसे रोल करते हैं, इसको हाथ में लेके ऐसे ऐसे रगड़ गए, पत्तियां गिरा दी, तो पत्तियों से निकलने वाला जो पदार्थ है वो हाथों में चिपक गया। हाथों में चिपक गया जब बहुत घंटे तक खूब सारी पत्तियां रगड़ ली, अब किसी कागज के ऊपर जो हाथ में चिपका पदार्थ है उसको ऐसे करके निकालेंगे, तो जो मैल जैसा निकल रहा है वही एक्चुअली में चरस है। तो वही चरस होती है। THC इसमें टाई हाइड्रो हाइड्रोकैनिबिनॉल नाम का प्रोडक्ट होता है, वही है जो नशे के लिए यूज किया जाता है। तो प्राप्त पदार्थ हो गए ग्राही। इसके ग्राही होते हैं CNS में, इसके ग्राही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होते हैं। प्रयोग का तरीका, तो भांग वगैरह ओरल इंजेक्शन है, मुख द्वारा खाई जाएगी, अथवा सिगरेट सिगरेट में, बीड़ी सिगरेट में लोग उसको क्या करते हैं, उसका धूम्रपान करते हैं, तो धूम्रपान के द्वारा ली जाएगी। इसको सीधे खाया जा सकता है, सीधे खाई जाएगी भांग, या इसको बीड़ी सिगरेट के द्वारा धूम्रपान द्वारा ग्रहण किया जाता है। हुक्के वगैरह में भी यूज होती है। शरीर पर प्रभाव, यह रक्त संचरण तंत्र पर प्रभाव डालकर उसकी क्रियाएं तीव्र करा देती है। अतः व्यक्ति स्फूर्ति, इंक्रीज ऊर्जा की अनुभूति करता है। तो इसी कारण लोग इसको इसका सेवन करते हैं, जिससे उनको एनर्जी बड़ी बड़ी सी लगे। इसके इसी प्रभाव के कारण बहुत से खिलाड़ी इसका उपयोग अपनी परफॉर्मेंस मतलब
प्रदर्शन, अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा कैनाबिनॉइड। क्लियर। नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड। सोर्स, स्रोत, एरिथ्रोज़ाइलन कोका, यह मूल रूप से साउथ अमेरिका का पौधा है। नेटिवली कहाँ का है? साउथ अमेरिका का। इसके लिए क्वेश्चन आता है, इसीलिए उसको अलग से पढ़ाया गया। एरिथ्रोज़ाइलन कोका साउथ अमेरिकन प्लांट है। अब इससे प्राप्त क्या होगा? कोका एल्कलॉइड। इससे प्राप्त हुआ कोका एल्कलॉइड नामक पदार्थ ग्राही ब्रेन। इसके ग्राही कहाँ पे होंगे? ब्रेन में। शरीर पर प्रभाव, यह है न्यूरॉन्स में डोपामीन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। ये क्या कर रहा है? डोपामीन के परिवहन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये बाधा है कैसी? एक ही न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन के संग क्या करेगा? साइनेप्स बनाएगा। ये दूसरा न्यूरॉन है। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी? न्यूरॉन की साइनेप्टिक नॉब। याद है साइनेप्स? तो यहाँ से ये स्रावित करता है डोपामीन। इसने क्या स्रावित करी है? डोपामीन। और ये है डोपामिन रिसेप्टर वो साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर। तो जब डोपामिन जाके इसके संग अटैच हो जाएगा, तो जब इनसे डोपामिन जुड़ जाता है, तब बड़ी सुखद अनुभूति होती है। जब इनसे डोपामिन जुड़ गया तो व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा खुशनुमा सा, हर चीज अच्छी अच्छी दिखेगी। तो डोपामिन आपका कब रिलीज होता है? जब आपको कोई रिवार्ड मिले, आपको किसी ने बहुत आपकी तारीफ की हो, आपको कोई इनाम मिला हो, आपको कोई सम्मान प्राप्त हुआ हो, आपको स्टेज पे बुलाया, बड़ी आपकी तारीफ की जा रही है, तो अंदर से बड़ा खुशनुमा एहसास होता है। वो खुशनुमा एहसास करा कौन रहा है? डोपामिन। लेकिन कुछ ही समय पश्चात वो एहसास चला जाता है। वो एहसास जाने का कारण क्या है?
एक पंप डोपामिन को पुनः प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में भेज देता है। अतः यह अनुभूति धीरे धीरे चली जाती है। जो अनुभूति वाली ये थी, ये धीरे धीरे क्या होगा, चली जाएगी। अब कोका एल्कलॉइड क्या करता है, डोपामिन के पंप को काम नहीं करने देता है, तो ये क्या करेगा, कोका एल्कलॉइड और कोकेन और क्रेक डोपामिन पंप को कार्य नहीं करने देती है, करने देता है, देती है। अतः सुखद अनुभूति काफी ज्यादा समय तक रहती है। इसे सुखाभाव या यूफोर्बिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूफोर्बिया कहते हैं, सुखाभाव कहते हैं। और अगर ये सुखाभाव लेने के लिए लोगों ने कोकीन ज्यादा ले ली, तब क्या होगा, यदि कोकेन आदि का सेवन ज्यादा मात्रा में कर लिया गया, तब यह मतिभ्रम अर्थात हेलुसिनेशन हेलुसिनेशन करा देता है। मतिभ्रम क्या भला होती है, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान जो चीज का वो कर ले कि फलानी चीज को उसने एहसास कर लिया या उसने अपने मन में एक कल्पना बनाई। जैसे आप लोग बैठे हो, आपको खूब सारी कोकेन खिला दी जाए और आपको अब बोला जाए कि अपना बैठ के आराम से जो सपने अपने देखने हैं देखो, या जो सोचना है सोचो। अब सोचते सोचते आप सोचने लगे किसके बारे में, किसके बारे में सोच सकते हो, किसके बारे में सोच सकते हो भाई तुम लोग, उर्वशी रौतेला के बारे में सोचने लगे। अब उर्वशी रौतेला के बारे में सोचते रहोगे, सोचोगे कि वो यहाँ बैठी पढ़ रही है, हमारे साथ बैठी पढ़ रही है, तो थोड़े देर में आपको वो दिखने लगेगी, आपको साथ में पढ़ते देखने लगेगी, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। तो ये वो बला है जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि उनको देवता मिले, उनको फलाना दिखाओ, उनको ढिमकाना दिखाओ। एक्चुअली में है क्या, इस तरीके के जो व्यसन है या मादक पदार्थ हैं, ये धीरे धीरे इफोर्बिया से ले जाते हैं हेलुसिनेशन में। और हेलुसिनेशन के पश्चात आदमी जो चाहता है उसको वो दिख सकता है। अगर वो चाह ले कि मैं देश का पीएम हूँ, तो उतनी देर के लिए वो पीएम बना रहेगा जितनी देर तक उसमें कोकेन आदि का नशा रहेगा। तो इसको मतिभ्रम बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है जिसमें मतिभ्रम हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, वो आवाज को देख सकता है और कलर को सुन सकता है। समझ गए, आवाज को देखेगा, कलर को सुनेगा। रस्सी पड़ी है, उसने मान लिया कि ये सांप है, तो उसको सांप दिखेगा, रस्सी दौड़ेगी, उसको काटेगी भी। तो ये प्रॉब्लम, ये बहुत आम प्रॉब्लम है। जो बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेते हैं उनके संग ये समस्या होती है। जैसे कभी आप लोग रोडवेज की बस में बैठ के जाओ जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाली होती है, तो उनसे कभी पूछो ड्राइवर कंडक्टर से कि कभी इतनी रात में भूत मिला है,
तो पक्का तुम्हें एक आध कहानी भूत की सुना देंगे कि फलानी रोड पे भूत मिला था, ऐसे व्हाइट कपड़ा पहना था, वो बस गई तो उसके पीछे दौड़ा, हमने बस उसके ऊपर से निकाल दी और फिर वो पीछे बैक व्यू मिरर में देखा वो दौड़ता हुआ आ रहा था। तो वो चीज है क्या, वो उनके उस्ताद ने सुनाई, उनके उस्ताद ने उनको सुनाई। तो ये धीरे धीरे कहानियां सुनी सुनाई आ रही हैं। जैसे अगर किसी को भी मति भ्रम हो तो मति भ्रम में चीजें वो देखेंगी, जैसे जो लोग बोलते हैं कि हमने भगवान जी को देखा, तो उनसे पूछो भैया कौन से भगवान देखे, तो उन्होंने बोला शिव जी देखे। उनसे पूछो कैसे दिख रहे थे, कि वो नीले से रंग के थे, डमरू था उनके गले में, सांप लटका हुआ था, हाथ में त्रिशूल था। ऐसा क्यों बताते हैं, क्योंकि आज तक बचपन से जो फोटो देखी है वो यही है। वो ये नहीं बता सकते कि शिव जी बड़ा अच्छे से कोट पैंट पहने घूम रहे थे, कहीं पे पार्टी में एंजॉय करते घूम रहे थे, क्योंकि आज तक हमको बताया नहीं गया कि कुछ ऐसा होता है। तो जो दिमाग में पड़ी हुई चीजें हैं वही क्या होती है, इसके माध्यम से निकल आती हैं, उसी को हम लोग कल्पना में बना लेते हैं। तो यही सारी की सारी जो कल्पना की दुनिया है वो क्या बोली जाती है, मति भ्रम या हेलुसिनेशन। जैसे आपको पिक्चर देखी होगी आपने, वो लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें उसको गांधी जी दिखने लगे थे, गांधी जी दिखते थे, सलाह देते थे, वो सारा का सारा केस किसका होता है, मति भ्रम का होता है। हम लोग के शरीर में भी ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो मति भ्रम करा देते हैं। तो वो इंटरनल केमिकल्स हैं, क्योंकि उसके रिसेप्टर भी शरीर में है। क्लियर। तो ये कॉमनली यूजिंग जो आपके नार्कोटिक्स हैं या व्यसन करने वाली मेडिसिन हैं। इसके अलावा सर एग्जाम के टाइम पे डोपामिन निकलना बंद हो जाता है क्या? एग्जाम के टाइम पे अगर डोपामिन निकला ना, तो तुम जो 180 बबल करोगी ना, वो तुम्हारी इच्छा के क्वेश्चन होंगे। जब वहां पे मति भ्रम नहीं है, मशीन को जो चेक करेगी, तो -180 ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पदार्थों के अतिरिक्त धतूरा धतूरा ओमनीफेरम व एट्रोपा बेलेडोना से प्राप्त पदार्थ भी सुखाभाव व मतिभ्रम करा सकते हैं। तो इसके अलावा धतूरा जो शिव जी को चढ़ता है, शिवरात्रि में लोगों ने ऐसी कल्पना कर ली कि वो धतूरा खाते थे पीते थे और आगे उसको चढ़ाने लगे। तो धतूरा भी इसमें हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी है, उसी के संग एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपेन ड्रग मिलती है, इससे ये आप लोग मेडिकल कॉलेज में यूज करोगे। वो भी सुखाभाव तथा मति भ्रम के लिए उपयोग में लाई जाती है, लोग नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। अब ये सारी चीजें लोग कंज्यूम कहाँ से कर रहे हैं, तो इसका बहुत पुराना एक लिटरेचर है। जैसे हम लोग के जो धार्मिक कर्म कांड है उसके अंदर इसको सम्मिलित कर दिया गया। सम्मिलित करने का कारण क्या, जैसे इनको कंज्यूम करते हैं तो बड़ा स्वभाव होता है। जैसे किसी को आपने भांग पिला दिया, उसको बैठ के फिर भक्ति कराई जा रही है, तो भक्ति बड़ी अच्छी अच्छी करेगा वो, उसका बड़ा मन लगेगा भगवान जी में, उसको भगवान जी दिखने भी लगेंगे। तो इस तरीके की ड्रग्स को किसमें यूज करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में, कर्म कांडों में यूज करते हैं, जिससे जो पब्लिक है वो एक तरीके से मूर्ख हो जाए। मूर्ख क्या हो जाए, मतलब वो उन भावनाओं में बह जाए, जो आप बोले उसको मान ले। जैसे नॉर्मली आप लोग क्लास में बैठते हो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग चीज़ों को मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो किताबों में लिखा है, आपने सुना है, मैं साइंटिफिक स्टडी करा रहा हूँ। अभी वहीं में अगर आपको धर्म की चाशनी पिला रहा होता, गुट्टी पिला रहा होता, तो मुझे आपको मादक पदार्थों को देने की जरूरत पड़ती, क्योंकि वरना आप मेरी बात हो सकता है अच्छे दिमाग से आप सुनते, तो आपको लगता क्या बेवकूफाना बात कर रहा है यार ये। तो आपके दिमाग को कुंद करने के लिए क्या दे दी जाती है, ऐसी पदार्थों को खिला दिया जाता है जिससे आपको जो बोला जाए आप उसको मान लें। क्लियर। तो इन सभी पदार्थों का वर्णन पुरानी लोक कथाओं, मान्यताओं व रीति रिवाज जैसे धार्मिक अनुष्ठान आदि में है। बस
तो इसको एनसीईआरटी से यहाँ तक कंप्लीट करें बच्चों, एनसीईआरटी से यहाँ तक कंप्लीट करें इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़े। हो गया सर। बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइज़ेपीन्स का उपयोग भी जब व्यसन में होता है। पहले क्लियर कर दूं, बार्बिटूरेट्स प्रशांतक है, सेडेटिव। एम्फेटामाइन शरीर की क्रियाओं को बढ़ाती है। यह एंटी स्लीप पिल में प्रयोग की जाती है। जो बार्बिटूरेट्स है उसकी डिस्कवरी जिस केमिस्ट ने की थी, जिस रसायन शास्त्री ने की थी, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था बारबारा और उसी के नाम पे उसने इसका नाम रखा है बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स खतरनाक तरीके के प्रशांतक हैं, अगर इनको खा लेंगे तो बहुत गहरी नींद में चले जाएंगे, बॉडी की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगी।
तो मर्सी किलिंग जहाँ जहाँ पे होती है अर्थात दया मृत्यु होती है, तो दया मृत्यु में अधिकांशतः बार्बिट्यूरेट्स को यूज करते हैं। व्यक्ति को हाई डोज में इंजेक्शन दे दिए जाएंगे बार्बिट्यूरेट्स के, वो धीमे धीमे अपना अच्छी खुशनुमा एहसास के संग सो जाएगा और सोते सोते कब उसकी जीवन लीला खत्म हो गई इसको पता ही नहीं चलता है। तो मर्सी किलिंग में बार्बिट्यूरेट्स को यूज करेंगे। जो एम्फेटामाइन्स है ये शरीर की क्रियाओं को बढ़ाती है, एंटी स्लिप पिल है, अर्थात बहुत से लोग जो जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती थी, ये उनके लिए डिस्कवर्ड पिल थी कि इनको जगा के रखे। तो इसको स्टूडेंट्स वगैरह यूज करते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ही हाई डोज में जाएगी यूफोरिया और हेलुसिनेशन करा देगी, तो मति भ्रम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बैठ के रदरफोर्ड के बारे में पढ़ रहे हो, तो रदरफोर्ड अंकल आके समझाने लगेंगे कि ये कैसे डिस्कवर हुआ था। तो इसके लिए इसको खाना लोगों ने बंद कर दिया। हाँ, अभी भी इसको ये आतंकवादी वगैरह यूज करते हैं, जब इनको ओवरनाइट फाइट करनी होती है तो ऐसे लोगों को ये दे दी जाती है एम्फेटामाइंस। जो बेंजोडाइजिपीन्स हैं, नींद 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 की गोलियों में प्रयोग की जाती है। तो इनको एनसीईआरटी ने एक ही जगह दे रखा है कि इनको ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है या डिप्रेशन वगैरह है। जबकि अगर एम्फेटामाइन दे दी जिसको इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही, तो वो पागल हो जाएगा। तो उसको अलग करके रखना, इंसोम्निया के केस में किसको नहीं देना है, एम्फेटामाइन को नहीं देना है। इन औषधियों का उपयोग ऐसे रोगियों में किया जाता है जो मानसिक रूप से बीमार हैं या नींद न आने की समस्या से ग्रसित हैं या अवसादग्रस्त है, तो उनमें इसको उपयोग में किया जाएगा। इस अवस्था में एम्फेटामाइन का उपयोग नहीं करते हैं। कब? नींद न आने की समस्या में कभी भी एम्फेटामाइन को यूज नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया कॉमनली एब्यूज ड्रग्स और उसके बारे में कहानी। अब जो ड्रग एब्यूज है उसकी या एक डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी ने भी, कि ड्रग एब्यूज में किसी भी दवाई को उसके लिए लिया गया है कोई फिजिकल एक्टिविटी को इन्हांस करना है, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इन्हांस करने में ऑल्टर करने वाली ड्रग्स, वो सारी की सारी क्या है, द्रव्य व्यसन में है। तो इसको अंडरलाइन कर लो एक बार, अंतिम में देखिएगा लाइन दी होगी द्रव्य व्यसन की, फिजिकल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो भी फंक्शन है उसको अगर ऑल्टर कर रही है इसकी फ्रिक्वेंसी, तो उसको द्रव्य व्यसन बोलते हैं। मिली? यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा होगा, वहीं पे कहीं दे रखी होगी डेफिनेशन द्रव्य व्यसन की। फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल तीनों के लिए स्टार लगा दीजिएगा। फिर टोबैको एडिक्शन, स्टार्ट करें। स्रोत टोबैको प्लांट, पर
तंबाकू, टोबैको, उपयोग का तरीका, चबाकर खाना, स्मोकिंग इत्यादि। तंबाकू को लोग चबा के खाते हैं, इसमें पान मसाले वगैरह में, या ये स्मोकिंग की जाती है सिगरेट बीड़ी हुक्के में, इसके माध्यम से तंबाकू का सेवन किया जाता है। शरीर पर प्रभाव, यह है एड्रिनल ग्लैंड पर कार्य कर उससे एड्रेनालिन मुक्त कराती है, जो ब्लड प्रेशर पे ब्लड फ्लो आदि बढ़ा देता है, जिससे सेवन करता ऊर्जा का अनुभव करता है। तो उसको लगता है कि बड़ी एनर्जी सी आ गई, क्योंकि एड्रेनालिन मुक्त हुआ है। एड्रेनालिन कौन सा है? स्ट्रेस हार्मोन है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है। इसकी वजह से उनको अजीब सा एक अच्छा एहसास होता है सिगरेट या तंबाकू खाने के पश्चात। लेकिन इसके शरीर पे दुष्प्रभाव क्या है? टोबैको के कारण लंग्स, गले, थ्रोट या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। ब्लड के थ्रू जाके यूरिनरी ब्लैडर पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि किडनी फिल्टर कर देगी इसके कंपोनेंट्स को, जिसके कारण यूरिनरी ब्लैडर का भी खतरा, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का भी खतरा है। एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा हम लोगों ने पढ़ी थी, बात स्फीति। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब श्वसनीय शोथ। आदि की समस्याएं भी होती हैं। टोबैको स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसके कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, जिससे व्यक्ति सफोकेट हो जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता घटा देती है, अतः व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित हो जाता है। तो ये टोबैको एडिक्शन के थोड़े वो हैं ड्रॉबैक्स। ये तंबाकू को जो इंसान है लगभग पिछले 400 साल से यूज कर रहे हैं। टोबैको लगभग 400 वर्षों से मनुष्य द्वारा उपयोग में आई
जा रही है। टोबैको एडिक्शन क्लियर। इसके पश्चात एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का एडोलसेंस, यौवनावस्था। यौवनावस्था है किशोरावस्था, किशोरावस्था एडोलसेंस एंड उसी हेडिंग का नाम क्या है? केवल सारा इन्होंने मिक्स कर दिया है। पहले देखते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था। ये क्या बोला है? यह वह उम्र है जब बच्चा यौवना अवस्था में जाने वाला होता है, अर्थात यह 13 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था है। 18 दिया है 19 दिया है? 12 से 18। अच्छा, एक साल इधर कम हो गया। यह है बाल्यावस्था व युवावस्था के बीच सेतु के रूप में माना जाता है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? एडोलसेंस है, हार्मोनल चेंज हो रहा है, प्यूबर्टी आ चुकी है, अब युवावस्था में जा रहा है। अब हार्मोनल चेंज ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। वो अपने मर्जी का मालिक होता है, राजा होता है, उसको नहीं फर्क पड़ता आप क्या कह रहे हो। उसने मन में ठान लिया कि हमें इतने बजे पढ़ना है तो इतने बजे पढ़ना ही अच्छा है, माँ बाप कहते कहते मर जाए, लेकिन वो सुनने वाला नहीं होता है। तो ये अवस्था, इसको टीनेज भी बोलते हैं। इसमें जैसे माँ बाप जो भी बोलेंगे अधिकतर बच्चा उसका उल्टा करेगा, क्योंकि माँ बाप बोलेंगे सही, बच्चा करेगा वो गलत, और गलत को ही वो सही मानेगा। वो गलत को सही कब मानेगा, गलत को सही कब समझना चालू होगा? जब वो उस एज में पहुंचेगा जब पता लग जाएगा हाँ ये गलत था। जैसे आप सभी के माँ बाप आप लोग को आगाह करते होंगे कि अभी वक्त है पढ़ लो, इसके पश्चात आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, जो बनोगे बन जाओगे। और अभी दिमाग क्या कहता है? पढ़ लेंगे, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, आप कौन होते हो हमें समझाने वाले, हमें पता है ना नीट कैसे देना है। तो यहाँ पे बड़ी गड़बड़ है। आप लोग को उनकी बातें, टीचर्स की बातें बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि हम लोग टीनेज क्रॉस कर चुके हैं। हम वो बोल रहे हैं जो सही है, आप उस चीज को सही मान रहे हो जो आपको सही लग रहा है, बट एक्चुअली वो सही नहीं है। लेकिन वो देखने का चश्मा अलग अलग है कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे हो। जैसे सभी के माँ बाप मना करते हैं इस समय प्यार मोहब्बत में मत पढ़ो, लेकिन एक खतरनाक एज है, इसी एज में प्यार मोहब्बत में सबसे ज्यादा पढ़ता है इंसान। कोई दुनिया लाख टोक ले लेकिन वो नहीं मानेगा। अब है क्या, उल्टी सीधी जो हरकतें होती हैं इसी उम्र में संभव होती हैं। एक बच्चा है 15-16 साल का है, अब वो बड़े बच्चों के कांटेक्ट में आ गया। तो बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई सिगरेट वगैरह पी रहे हैं या दारू वगैरह पी रहे हैं, तो उन्होंने उससे बोला एक बार पी के देख ले, कुछ नहीं होता है, हम लोग भी तो पी रहे हैं। तो बच्चा उनकी बातों में आके, जैसे नहीं कि बोलते हैं बच्चे को बहका दिया, तो बच्चों को बहका दिया तो उसने भी उन चीज़ों का सेवन स्टार्ट किया। जब उसका सेवन स्टार्ट किया तो बॉडी पे जो अलग अलग अनुभूति है उसको अच्छी लगने लगी। अब वो धीरे धीरे उनको पीने खाने लगा। अब शुरुआत में कोई भी आपको फ्री में अवेलेबल कराएगा, सिगरेट का सुट्टा मरवा देगा, दारू पिला देगा। जब धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा फिर बोलेगा अबे रोज मैं ही थोड़ा पिलाऊंगा, पैसे लेके आ। अब पैसे लेके आ तो जाहिर सी बात है पैसा लाए कहाँ से बच्चा, बच्चे को पॉकेट मनी मिलती हो तो उसने खा पी ली। अब उसके बाद वो चोरी वगैरह करने लगेगा, पिताजी का बटुआ खंगाल लिया, मम्मी का पर्स तलाश लिया। अब वहां से पैसे नहीं मिले तो चोरी वगैरह करने लगेगा। क्या करेगा, कहीं पे चक्कू लेके खड़ा हो गया, कोई निकलने वाले को चक्कू दिखा के लूट लिया या चक्कू मार के लूट लिया। तो इस तरीके से वो अपराध के दलदल में फंसता चला जाता है कि अगर उसको सही से केयर ना की जाए। क्योंकि बच्चा कैसा है अभी,
वो एक कच्ची उम्र का बच्चा है, मतलब उसमें अभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसका मस्तिष्क का विकास इतना नहीं हुआ कि वो अच्छा बुरा समझ पाए। तो इसी कारण एडोलसेंस को बड़ी खतरनाक अवस्था माना गया है। तो इसी समय बच्चे की केयर सबसे ज्यादा करनी पड़ती है, भले वो आपकी बात माने ना माने। आप झुंझलाओ तो थप्पड़ मार के मंगाओ, मना लो इसको, लेकिन कैसे ना कैसे उसको गलत एक्टिविटी से रोकना पड़ेगा। क्लियर? इसको पूरा पढ़ लें, ये नट सेल में इतना ही है जो मैंने लिखाया है, बाकी तो बड़ी लंबी लंबी कहानी है। आवारागर्दी करने लगता है, ये करेगा वो करेगा, वो बड़ी लंबी लंबी कहानी है। सर हम तो सेफ है। तुम सेफ हो? हम तो समझे तुम अशोक हो। नहीं सर। नहीं हो अशोक? जितेंद्र चावला। अच्छा तुम जितेंद्र चावला हो। अरे तुम बिल्कुल सेफ हो, तुमसे ज्यादा सीधा बच्चा नहीं देखा मैंने आज तक। पढ़े आगे। अब देखते हैं अल्कोहल व्यसन। अल्कोहल का बॉडी पे जो इफेक्ट है वो साइकोलॉजी, एक तरीके से मेंटल इफेक्ट है, दिमाग को प्रभावित करता है। तो जिसके कारण व्यक्ति उटपटांग हरकतें करने लगता है, मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, सामाजिक कुरीतियों को यह जन्म देता है। हालांकि शरीर पे केवल इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, शरीर पे लीवर सिरोसिस कर सकता है। तो सीधे हम लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट को लिख रहे हैं। शरीर पर दुष्प्रभाव यह है कि यह लीवर सिरोसिस कर सकता है यदि इसका सेवन अत्यधिक लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में किया जाए। एक्चुअली में जो अल्कोहल लोग पीना शुरू करते हैं, थोड़ी मात्रा से शुरू करते हैं, धीरे धीरे बॉडी में रिसेप्टर बढ़ते चले जाते हैं। अब उनकी जो एक होती है ना कि अब तृप्ति मिली, तो धीरे धीरे तृप्ति की वॉल्यूम बढ़ती जाती है, वॉल्यूम बढ़ती जाती है, तो उसी में लोग को टैंकर बोला जाने लगता है। उसी के पश्चात लीवर सिरोसिस की दिक्कत आती है। अगर लीवर सिरोसिस हुई तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। लीवर सिरोसिस से यकृत कार्य करना बंद कर सकता है, जिससे अंततः मृत्यु हो सकती है। तो अल्कोहल व्यसन का यही इम्पैक्ट है। इसके पश्चात व्यसन एवं निर्भरता। व्यसन क्या है?
किसी ड्रग से इस कारण लगाओ कि वह मानसिक सुख आदि प्रदान करती है तो व्यसन कहा जाता है। साइकोलॉजिकल एक तरीके से वेल बीइंग का एहसास, अच्छा एहसास हो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो कि जैसे कोई परेशान है, लोग कहते हैं परेशानी में उसने शराब पी ली तो शराब ने दिमाग पे इम्पैक्ट डाला तो परेशानी को भूल गया फॉर द टाइम बीइंग, तो इसीलिए उसको वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करने लगता है, ड्रग्स वगैरह को कंज्यूम करेगा। तो ये साइकोलॉजिकल, इस पे एक तरीके से साइकोलॉजिकल वो है प्रभाव। इसका उपयोग करना। निर्भरता क्या है? यदि ड्रग को छोड़ने पर शरीर में विड्रॉल सिम्टम जैसे स्थापना, आक्रामक हो जाना, अत्यधिक बेचैन होना, बेचैन हो गया ये, बेचैन होना, पसीना आना आदि लिखे तो इसे ड्रग पर निर्भरता कहते हैं। ये डिपेंडेंसी है। विड्रॉल सिम्टम्स कभी कभी इतने घातक होते हैं कि इनके कारण मृत्यु तक हो सकती है। क्लियर? तो ये आ गई डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, एडिक्शन मतलब व्यसन, डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता। अब इसके बाद ड्रग अब्यूज को उन्होंने दिया है कि जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं इंट्रावेनस ड्रग्स वगैरह लेते हैं जिससे उनको HIV या हेपेटाइटिस बी जैसे दुसाध्य रोग होने का खतरा हो जाता है। अब बच्चों टाइम बचा है 4 मिनट, तो मैं NCERT से कुछ चीज़ अंडरलाइन करा रहा हूँ, मैं भेज दूंगा इसको 12th NCERT। छोटा सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं हो, मैं लिखा हुआ है, भेज दूंगा आपको। तुम कह रहे थे 2 चैप्टर खत्म कर दो, चैप्टर 1 खत्म हुआ ये और लगातार पढ़ा रहा हूँ। दूसरे बैच में एक लेक्चर में खत्म होगा, ये PDF मिलेगा उन्हें। सर शनिवार तक तो हो जाएगा ना? शनिवार को डेडलाइन आई हुई है? सोमवार से बायोटेक पढ़ेंगे तो पाप हो जाएगा। इसको विड्रॉल सिम्टम को बोलते हैं विनिवर्तन संलक्षण। इसकी हिंदी मुझे नहीं आती थी तो इसको शाह लगा लेना। विनिवर्तन संलक्षण, चिंता, कंपन, मिचली, पसीना आना,
अब यहाँ से करिएगा, ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, रेस्पिरेटरी फेलियर, हृदयपात अथवा प्रमस्थिष्क रक्तस्राव, सेरिब्रल हेमरेज के कारण समूर्छा, कोमा तथा मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन मतलब अलग अलग ड्रग का लेना, अल्कोहल के साथ उनका सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अतिमात्रा होती है। युवा में ड्रग तथा अल्कोहल दुरुपयोग के कारण सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता में रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील तथा विद्रोही व्यवहार, परिवार तथा मित्रों से बढ़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने व खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटना बढ़ना आदि हो सकता है। एक पैराग्राफ छोड़ देना, उसको घर में पढ़ लेना, और चोरी वगैरह के बारे में दे रहा है। जो अंतःशिरा द्वारा सुई अथवा सीने से सीधे ही शिराओं में ड्रग लेते हैं, उनको एड्स तथा यकृत बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। एड्स और यकृत बी दोनों ही संक्रमण चिरकालिक संक्रमण है, अंततः घातक होते हैं। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है, जबकि संक्रमण यकृत बी संक्रमित हृदय द्वारा स्थानांतरित भी होता है। ये लीवर सिरोसिस आ गई, तंत्र पे इम्पैक्ट और लीवर सिरोसिस। अब जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, ड्रग का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए होता है। वे खेलों में स्वापक पीड़ा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, उपापचयी स्टेरॉइड, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोन्स का उपयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। महिलाओं में उपापचयी स्टेरॉइड के सेवन से अनुषंगी प्रभावों में मतलब पुरुष लाइक के बॉडी यानी पुरुष जैसे लक्षण, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य अतुल चक्र, मुंह तथा शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि, बकसेप का बढ़ जाना, क्लाइटोरिस का बढ़ना, आवाज का गहरा होना शामिल है। ये सब लक्षण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पुरुषों में मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, प्रसून के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, वक्ष का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। लंबे समय तक सेवन से प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। युवा नर स्त्रियों में मुंह तथा शरीर पर सख्त मुहासे तथा लंबी अस्थियों में वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुक जाती है। यहाँ पे स्टार लगाए, लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने के कारण वृद्धि रुक हो जाती है। मुहासे, सख्त मुहासे मुंह और शरीर पे, एक्ने बोलते हैं मुहासों को, ACNE एक्ने। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट, कल से कोशिश करूंगा मैं, कंबाइंड क्लास होगी तो बायोटेक कंप्लीट करेंगे, फिर बायोटेक का नेक्स्ट चैप्टर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, थैंक यू बच्चों।